और कोई आएगा? आए तो आएगा। आज टॉपिक जो है क्रॉपिंग सिस्टम एंड फार्मिंग सिस्टम है, ठीक है। और लास्ट क्लास के अंदर हमने यूज इफिशिएंसीज के बारे में पढ़ा था। लास्ट में मैं एक यूज इफिशिएंसी आपको बता के छोड़ गया था, हो सकता है आपको समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। आ गई थी? चलिए, गुड इवनिंग, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज इफिशिएंसीज के अंदर हम कल पढ़ रहे थे, कल हमने पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी के बारे में बात की थी। पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होता है, कौन बताएगा? पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी यील्ड अपॉन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। ये क्या इंडिकेट करता है? यदि हम 1 केजी नाइट्रोजन डालते हैं तो कितना केजी जो है यील्ड गवर्न करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। उसके बाद में हमने बात किया था एग्रोनॉमिक यूज इफिशिएंसी के बारे में। एग्रोनॉमिक यूज इफिशिएंसी क्या इंडिकेट करता है कि हम अगर 1 केजी नाइट्रोजन डालते हैं या 1 केजी न्यूट्रिएंट डालते हैं तो कितने केजी यील्ड में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमिक यूज इफिशिएंसी कहा जाता है। एक बार मैं साथ में फॉर्मूला भी लिख देता हूं, फिर हम क्रॉपिंग सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ जी, पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं PFP, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? A डिवाइडेड बाई कैपिटल N, ठीक है। यील्ड यानी केजी पर हेक्टेयर में, N जो है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट अप्लाइड इन केजी पर हेक्टेयर, क्लियर है। सेकंड जो है इसमें आता है आपका एग्रोनॉमिक यूज इफिशिएंसी। एग्रोनॉमिक यूज इफिशिएंसी, एग्रोनॉमिक यूज इफिशिएंसी इस चीज को इंडिकेट करता है कि किलोग्राम यील्ड इंक्रीज पर केजी न्यूट्रिएंट अप्लाइड, ठीक है। यही था एग्रोनॉमिक यूज इफिशिएंसी। इसका शॉर्ट फॉर्मूला अगर मैंने बताया YT माइनस YC डिवाइडेड बाय कैपिटल N, क्लियर हुआ? या तो आपको ऐसा लिख लेना है या फिर इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं YN माइनस Y0 डिवाइडेड बाय कैपिटल N। कैपिटल N जो है यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है? अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट अप्लाइड। जिस फील्ड के अंदर हमने न्यूट्रिएंट अप्लाइड किया है उसमें कितनी यील्ड आई है, और जिसमें हमने कुछ भी न्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन नहीं किया है उसमें कितना यील्ड आया। या तो ये बोल सकते हैं या ट्रीटेड प्लॉट माइनस कंट्रोल प्लॉट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ यील्ड अप्लाइड। इसको हम क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमिक यूज इफिशिएंसी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला यूज इफिशिएंसी था फिजियोलॉजिकल यूज इफिशिएंसी। देखो फिजियोलॉजिकल यूज इफिशिएंसी में क्या है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्लॉट है जिसके अंदर हमने न्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन किया है, जैसे कि 100 केजी नाइट्रोजन हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, तो क्रॉप प्लांट ने कितना केजी नाइट्रोजन को यहाँ पर अपटेक किया है, यहाँ पर क्या आएगा बात? अपटेक की बात होगी, क्लियर हुआ? और यहाँ से कितना यील्ड जनरेट हुआ, ये चीज है। एक सेकंड प्लॉट है कि यहाँ पर हमने नाइट्रोजन का एप्लीकेशन नहीं किया था, फिर भी फील्ड के अंदर जो नाइट्रोजन था उसका कुछ ना कुछ क्रॉप प्लांट ने क्या किया होगा? अपटेक किया होगा। और यहाँ पर जो यील्ड आ रही है उसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं? YC से। और यहाँ पर जो यील्ड आती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? YT से, क्लियर है। और यहाँ पर हमने N का एप्लीकेशन किया और यहाँ पर N का एप्लीकेशन नहीं किया है। जब N का एप्लीकेशन किया है तो अपटेक होगा, अपटेक होगा तो इसको हम UN बोल सकते हैं, ठीक है, UN बोल सकते हैं। और यहाँ पर अपटेक जो है हमने किसी भी न्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन नहीं किया तो इसको हम U0 बोल सकते हैं, या फिर इसको UT बोल सकते हैं और इसको UC बोल सकते हैं, क्लियर है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? YT माइनस YC डिवाइडेड बाई UN माइनस U0, या फिर इसको हम लिख सकते हैं UT माइनस UC। ये किस चीज को इंडिकेट करता है? फिजियोलॉजिकल यूज एफिशिएंसी इस चीज को बताता है कि किलोग्राम क्रॉप यील्ड इंक्रीज, किलोग्राम क्रॉप यील्ड इंक्रीज पर केजी न्यूट्रिएंट अपटेक। यहां पर क्या आ गया? पर केजी न्यूट्रिएंट अपटेक, यानी कितना केजी न्यूट्रिएंट का अपटेक हुआ है और उससे कितना यील्ड जो है वो इंक्रीज हुआ है। ये क्या है आपका? फिजियोलॉजिकल यूज एफिशिएंसी। जबकि एग्रोनॉमिक यूज एफिशिएंसी क्या बताता है कि आपने कितना न्यूट्रिएंट अप्लाई किया। यहां पर केवल कहां तक बात सीमित हो गई? एप्लीकेशन तक सीमित हो गया, यहां पर अपटेक का जिक्र नहीं हुआ, क्लियर हुआ? यानी जो किलोग्राम यील्ड इंक्रीज हो रहा है, यदि हम न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन के संदर्भ में देखते हैं तो क्या कहलाता है? एग्रोनॉमिक यूज एफिशिएंसी। अपटेक के संदर्भ में देखते हैं तो क्या कहलाता है? फिजियोलॉजिकल यूज एफिशिएंसी कहलाता है, क्लियर हुआ? इसके बाद में एक और टर्म आपका आता है जिसको हम बोलते हैं रिकवरी यूज एफिशिएंसी। रिकवरी यूज इफिशिएंसी। रिकवरी यूज इफिशिएंसी के लिए भी मैं 2 प्लॉट लेता हूं, एक है A और सेकंड है आपका B प्लॉट। यहां पर मान लीजिए हमने न्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन किया,
यानी एन, कैपिटल एन का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट अप्लाइड। लेकिन यहाँ पर हमने किसी भी न्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन नहीं किया है। यहाँ पर हमने क्रॉप प्लांट को ग्रो किया, यहाँ भी क्रॉप प्लांट ग्रो है, तो इन्होंने कुछ ना कुछ जो न्यूट्रिएंट अप्लाई किया है उसमें से कितने न्यूट्रिएंट को अपटेक किया, जैसे कि मान लीजिए यूएन, यहाँ पर जो होगा वो U0, या इसको हम बोल सकते हैं यूटी और इसको बोल सकते हैं यूसी। इसका फॉर्मूला हो जाता है यूटी माइनस यूसी डिवाइडेड बाई एन। ये किस चीज को इंडिकेट करता है एक बार समझिएगा। रिकवरी यूज एफिशिएंसी बताता है कि किलोग्राम न्यूट्रिएंट अपटेक फ्रॉम या बाय द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट अप्लाई, यानी आपने जितना न्यूट्रिएंट अप्लाई किया है उसमें से कितना न्यूट्रिएंट जो है क्रॉप प्लांट ने अपटेक किया है, उस चीज को जो इंडिकेट करता है वो क्या कहलाता है, रिकवरी यूज एफिशिएंसी। रिकवरी का मतलब क्या है, आपने जो अप्लाई किया है उसका कितना अपटेक हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकवरी यूज एफिशिएंसी। जबकि फिजियोलॉजिकल यूज एफिशिएंसी के अंदर इल्ड का बात होगा, यहाँ पर इल्ड का मेंशन नहीं है, यहाँ पर केवल न्यूट्रिएंट के अपटेक से संबंध है। क्लियर है कि कितना न्यूट्रिएंट का अपटेक हुआ है जिसके अंदर आपने अमाउंट ऑफ, जैसे कि 100 केजी नाइट्रोजन का एप्लीकेशन किया, तो 100 केजी नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करने से कितना केजी नाइट्रोजन एक्चुअल में अपटेक हुआ है, ठीक है, वो माइनस ऐसा फील्ड जहां पर आपने कोई न्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन नहीं किया था, वहां पर कितना नाइट्रोजन का एप्लीकेशन हुआ है, सॉरी कितना अपटेक हुआ है, उन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट अप्लाई, इसे क्या कहा जाता है, रिकवरी यूज एफिशिएंसी। एग्जाम के अंदर या तो आपसे डेफिनेशन देके पूछ लिया जाएगा कि किलोग्राम क्रॉप यील्ड इंक्रीज पर किलोग्राम न्यूट्रिएंट अप्लाइड, इस तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर फॉर्मूला दे दिया जा सकता है। तो आपको ये चीज याद रखना है। एक और तरीका यहां से क्या हो सकता है, बोल दिया जाएगा कि वीट क्रॉप अपटेक 100 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फ्रॉम अ ट्रीटेड फील्ड, या कोई भी लैंग्वेज बनाकर दे दिया जाए। अगर आपको ये फॉर्मूला और ये डेफिनेशन पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया। इसके अलावा एक और चीज होती है जो आपको लिखना चाहिए मेरे ख्याल से, आपने हार्वेस्ट इंडेक्स का तो नाम सुना होगा। हार्वेस्ट इंडेक्स, देखो हार्वेस्ट इंडेक्स आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक यील्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल यील्ड, ठीक है। और बायोलॉजिकल यील्ड में क्या इंक्लूड होता है उसका, मतलब ग्रेन प्लस स्टॉक, ठीक है। और जबकि इकोनॉमिक यील्ड के अंदर क्या होता है, केवल ग्रेन होता है इनटू 100, ठीक है, यदि हम परसेंटेज में उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, आपका हार्वेस्ट इंडेक्स कहलाता है। ये चीज आप लोगों को क्लियर है। लेकिन जब हम न्यूट्रिएंट की यूज एफिशिएंसी की बात करते हैं या न्यूट्रिएंट के रिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक वर्ड आता है न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट इंडेक्स। क्या आता है, न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स आप सभी जानते हो क्या होता है, इकोनॉमिक यील्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल इनटू 100। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोई भी क्रॉप प्लांट है, वीट है, तो वीट के अंदर जो वीट की ग्रेन है वो हमारे लिए क्या है, इकोनॉमिक पार्ट है। क्लियर हुआ, हार्वेस्ट इंडेक्स जानते हो। इसी के साथ एक टर्म होता है न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट इंडेक्स, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट इंडेक्स, इस फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा एक चेंजेस है हार्वेस्ट इंडेक्स में। यहां पर लिखा होता है कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक बाय ग्रेन्स डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक बाय ग्रेन एंड स्ट्रोक, ठीक है, इनटू 100। ये आपका क्या कहलाता है, न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट इंडेक्स कहलाता है। हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है, इकोनॉमिक यील्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। ये तो क्या कहलाता है आपका हार्वेस्ट इंडेक्स। लेकिन जब हम न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट इंडेक्स की बात करेंगे, यानी एक पर्टिकुलर क्रॉप में जो है कितना जो इकोनॉमिक पोर्शन है, जैसे ग्रेन है, तो उन्होंने कितना नाइट्रोजन को अपटेक किया, वो डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक बाय ग्रेन एंड स्टाफ। इस फॉर्मूले को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट इंडेक्स कहा जाता है। यदि आप पीजी करोगे, जब एमएससी में आओगे, तो वहां पर जब रिसर्च स्टाइल लगाते हैं तो उसके अंदर यदि हम न्यूट्रिएंट पर वर्क करते हैं, नाइट्रोजन पर या जिंक पर करते हैं, तो एक पैरामीटर्स होते हैं कि न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, हार्वेस्ट इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। पर्टिकुलर क्रॉप प्लांट में आप देखोगे कि नाइट्रोजन अपटेक कितना हुआ, टोटल नाइट्रोजन कितना है, तो वहां पर ये चीजें काम आती है। ये क्वेश्चन कब बन सकते हैं, मान लीजिए जब कोई साइंटिस्ट या कोई अच्छा आदमी अगर पेपर बनाएगा और दिमाग अगर अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है यहाँ से वो क्वेश्चन दे दे, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है। और कल की क्लास के अंदर हमने रिकवरी यूज एफिशिएंसी के बारे में बात किया था, तो किलोग्राम न्यूट्रिएंट अपटेक बाय द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट
अप्लाइड। इसे क्या बोलते हैं? रिकवरी यूज इफिशिएंसी बोलते हैं। जबकि फिजियोलॉजिकल इफिशिएंसी का है किलोग्राम क्रॉप यील्ड इंक्रीज पर किलोग्राम न्यूट्रिएंट अपटेक फ्रॉम फर्टिलाइजर। एक वर्ड यहां पर पीछे लिखना, फ्रॉम फर्टिलाइजर, फ्रॉम फर्टिलाइजर या फिर फ्रॉम अप्लाइड न्यूट्रिएंट, इसको हम क्या बोलते हैं? आपका फिजियोलॉजिकल यूज इफिशिएंसी कहा जाता है। समझ में आया क्या ये चीजें? क्लियर है? इनके फॉर्मूलाज आपको याद रखना है, इनकी डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है? एक बार ये लिख लीजिए, ये लिख लिया था कल आपने? चलिए एक ये फॉर्मूला और लिख लीजिए न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट इंडेक्स का। न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट इंडेक्स, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक बाय ग्रेन, केजी में आ जाएगा ये ना, केजी में, और ये भी नीचे वाला केजी। एक बार इसको लिखिए, फिर हम क्रॉपिंग सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट इंडेक्स, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक बाय ग्रेन्स या अपटेक बाय इकोनॉमिक पार्ट, कुछ भी आपका वर्ड जो है यहाँ पर मेंशन हो सकता है। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक बाय ग्रेन एंड स्टोर इनटू 100, ये है न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट इंडेक्स का फॉर्मूला। लिखा क्या? लिख लिया? चलिए, हाँ हाँ लिखो। अगर मैं आपसे कहूं कि जो फोडर क्रॉप्स होता है, जनरली एक क्वेश्चन है आपके लिए, अभी हम हार्वेस्ट इंडेक्स के बारे में क्रॉपिंग सिस्टम वाले पार्ट में बात करेंगे और विस्तार से, कि जो फोडर क्रॉप्स होती है उन फोडर क्रॉप्स का हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है? फोडर या फॉरेज क्रॉप का हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ, बताइए यार। पीछे अबे, फोडर क्रॉप का हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है? आपने देखा है फोडर क्रॉप्स या फॉरेज क्रॉप्स, जैसे रिच का है, ठीक है, 100 नहीं होगा। इकोनॉमिक यील्ड में क्या होता है? क्या ग्रेन हम यूज करते हैं क्या? यानी ग्रेन फॉर्मेशन के पहले उनकी क्या कर देते हैं? फीडिंग कर देते हैं, यानी यहाँ पर ग्रेन जो है नहीं बनता है। वो अलग चीज है कि हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हो, वो अलग केस है। जब फॉरेज का क्या कर रहे हो? सीड प्रोडक्शन कर रहे हो, उस केस की बात है। लेकिन जनरली अगर हम देखें जितनी भी फोडर क्रॉप्स है या फॉरेज क्रॉप्स है, तो उनको हम ऐसे स्टाल फीडिंग में यूज कर लेते हैं, ग्रीनरी स्टेज पर ही फीड करवा देते हैं, यानी उनके अंदर इकोनॉमिक यील्ड क्या होती है? 0 होती है। बायोलॉजिकल यील्ड मान लीजिए इस तरह उसके अंदर बना भी है जैसे कि 10 केजी बना है इनटू 100। किसी भी चीज में अगर आप डिवाइडेशन करते हो 0 के अंदर या 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू क्या आती है? 0। तो याद रखना है जितनी भी फोडर या फॉरेज क्रॉप्स होती है उनके अंदर हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है? 0 होता है। अभी हम बात करेंगे जब क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर, देखिए आज का नया चैप्टर है क्रॉपिंग सिस्टम एंड फार्मिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम से एक या दो क्वेश्चन जो है हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पहली चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि क्रॉप क्या होता है, क्रॉपिंग कितने प्रकार का होता है, एग्रीकल्चर ईयर कब से कब स्टार्ट होता है, क्रॉप रोटेशन क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है और क्रॉपिंग सिस्टम क्या है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है वो क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम में होता है, क्रॉपिंग पैटर्न की डेफिनेशन में होता है। एडीओ हरियाणा एडीओ के अंदर एक क्वेश्चन आया था, उसकी भी हम बात करेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, किस तरीके से जो अच्छे अच्छे एग्रोनॉमिस्ट थे, जो अच्छे अच्छे पीएचडी स्टूडेंट थे, उनका भी वो क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है, कई सारी टर्मोलॉजी, क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड क्या होती है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि मैं एक वर्ड लिखूं क्रॉप, तो क्रॉप का मतलब क्या होता है? क्रॉप का मतलब क्या होता है? जनरली क्रॉप हम किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए एक फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड पर एक फार्मर जो है कुछ सीड की सोविंग करता है। सीड की सोविंग करने के बाद एक जो ग्रुप ऑफ प्लांट जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप कहा जाता है। इट इज द ग्रुप ऑफ प्लांट विच इज कल्टिवेटेड बाय द अ फार्मर फॉर देयर इकोनॉमिक पर्पस लाइक फूड, फाइबर, फ्यूल या कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप कहा जाता है। आप सभी जैसा कि जानते होंगे कि जब हम एक ईयर की बात करते हैं तो एक ईयर के अंदर कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। इस ईयर को जो हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक होता है आपका फाइनेंशियल ईयर और एक होता है आपका एग्रीकल्चर ईयर। फाइनेंशियल ईयर आपने देखा होगा कि अधिकतर जितने भी बिल होते हैं या जिनके जीएसटी जो पे करते होंगे, लगभग मार्च के एंडिंग के अंदर अंदर जो है पूरा उनको जितना भी बकाया राशि होता है वो पे करना होता है। यानी हम कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च। मार्च में 30 ही होते हैं, 31 होते हैं? 30 ही होते होंगे ना, वो जून नवंबर आप करते थे। चलिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 से 29 की फरवरी, बाकी सभी 31। ठीक है, चलिए 1 अप्रैल से 30 मार्च तक क्या होता है? आपका फाइनेंशियल ईयर होता है।
यदि हम एग्रीकल्चर ईयर की बात करते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एग्रीकल्चर ईयर कब से स्टार्ट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्रीकल्चर ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 जून से या 1 जुलाई से, दो ऑप्शन है, 1 जून से स्टार्ट होता है या 1 जुलाई से होता है। 1 जून से कौन कौन बोल रहा है, 1 जुलाई से कौन कौन बोल रहा है। चलिए याद रखना, कभी कंफ्यूजन मत होना, एग्रीकल्चर ईयर जो है हमेशा 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। दिमाग में से ये फितरत निकाल देना कि 1 जून से होता है। मानसून जो है इंडिया के अंदर केरल में 1 जून को आता है, लेकिन एग्रीकल्चर ईयर जो है 1 जुलाई को स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर ईयर। मान लीजिए कोई फार्मर है, वो फार्मर उसके पर्टिकुलर फील्ड पर एक एग्रीकल्चर ईयर में केवल अगर मान लीजिए एक ही क्रॉप को ग्रो करता है, क्या करता है, वन क्रॉप इन एन एग्रीकल्चर ईयर, तो उसे क्या कहा जाता है, मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। यदि एक फार्मर जो है एक एग्रीकल्चर ईयर के अंदर 2 या 2 से अधिक क्रॉप को ग्रो करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मल्टीपल क्रॉप। मोनोक्रॉपिंग का मींस क्या है, एक एग्रीकल्चर ईयर में, मतलब 1 जुलाई से 30 जून तक उसके फील्ड पर केवल एक ही क्रॉप को ग्रो करेगा, तो क्या कहलाता है, मोनोक्रॉपिंग। 2 या 2 से अधिक क्रॉप को ग्रो करेगा तो क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में 2 टर्मिनोलॉजी आती है जो बड़ा कंफ्यूजन करती है। एक वर्ड आता है मोनोकल्चर और एक आता है सॉलिड प्लांटिंग या सोले क्रॉपिंग या प्योर क्रॉपिंग। ठीक है, एक है आपका मोनोकल्चर और एक है आपका सॉलिड प्लांटिंग। सॉलिड प्लांटिंग के साथ सोल प्लांटिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, या इसे प्योर क्रॉप कहा जाता है या प्योर क्रॉपिंग कहा जाता है। देखो 2 वर्ड है, मोनोकल्चर। मोनोकल्चर का मतलब कहा जाता है कि कल्चर में तो कल्चर एग्रीकल्चर, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। यानी कल्चर का मतलब क्या है कि कल्टीवेशन से रिलेटेड यहाँ पर है कि जब पर्टिकुलर फील्ड पर ईयर आफ्टर ईयर हमें एक ही क्रॉप को ग्रो करते हैं तो क्या बन जाता है, मोनोकल्चर कहलाता है। मतलब मान लीजिए ये पर्टिकुलर फील्ड है, इस फील्ड पर एक ईयर के अंदर एक क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ईयर आफ्टर ईयर मतलब साल दर साल 4-5 साल तक 7-8 साल तक हम एक ही क्रॉप को ग्रो करते हैं, तो क्या कहलाता है, आपका मोनोकल्चर कहलाता है। क्लियर हुआ। बात आती है सेकंड टर्म सॉलिड प्लांटिंग, सोले प्लांटिंग या प्योर प्लांटिंग। इसका मतलब क्या है कि एक प्योर मोनोक्रॉपिंग का ही एक पार्ट है जिसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फील्ड पर हम केवल और केवल एक क्रॉप की प्योर वेराइटी को ग्रो करें। किसको, प्योर वेराइटी को। आपने सुना होगा कि जब हम सीड प्रोडक्शन करते हैं, सीड टेक्नोलॉजी में सर पढ़ाएंगे कि जब सीड प्रोडक्शन करते हैं तो एक पर्टिकुलर वेराइटी को ही हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका सोले प्लांटिंग जनरली। या फिर जो अच्छा साइंटिफिक फार्मर है वो क्या करता है, एक क्रॉप को ही क्या करता है, ग्रोविंग करता है, एक पर्टिकुलर वेराइटी को ही वो ग्रो करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, सोले क्रॉपिंग, सॉलिड प्लांटिंग या फिर प्योर क्रॉप कहा जाता है। समझ में आया ये चीज। यहां पर 2 टर्म है कि एक एग्रीकल्चर ईयर के अंदर केवल एक फील्ड पर हम एक ही क्रॉप को ग्रो करेंगे तो क्या कहलाता है, मोनोक्रॉपिंग। एक मतलब एक से ज्यादा मतलब 2 या 2 से अधिक क्रॉप को ग्रो करेंगे तो मल्टीपल क्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग के अंदर फिर हमने बात किया कि 2 और टर्म्स हैं, एक मोनोकल्चर है और एक सॉलिड प्लांटिंग है। मोनोकल्चर का मतलब ईयर आफ्टर ईयर सेम फील्ड पर एक ही क्रॉप को ग्रो करना क्या कहलाता है, मोनोकल्चर। जबकि सॉलिड प्लांटिंग या सोले प्लांटिंग या क्रॉप प्लांटिंग का मतलब क्या है, देखो सॉलिड यानी प्योर वर्ड आ रहा है, प्योर मींस एक पर्टिकुलर वेराइटी को ही अगर हम ग्रो करेंगे तो उसको हम क्या कहा जाता है, प्योर क्रॉपिंग कहा जाता है। क्लियर है। फिर हम मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में बात करेंगे कि 2 या 2 से अधिक क्रॉप को ग्रो करते हैं, तो इसके अंदर भी कई सारी चीजें हैं, जैसे सीक्वेंशियल क्रॉपिंग हो जाएगा, ठीक है, रिले क्रॉपिंग हो जाएगा, इंटर क्रॉपिंग हो जाएगा। इंटर क्रॉपिंग में भी अलग अलग पैरेलल हो जाएगा, कंपेनियन हो जाएगा, सिनर्जिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आप एक बार लिखिएगा जैसे मैं लिखाता जाता हूं वैसे। तो क्रॉप क्या होता है, फिर इसके बाद में मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, कुछ टर्म्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले क्रॉप की डेफिनेशन लिख लेना, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स, group of plants which is cultivated by a farmer for their economic purpose, for their economic purpose। ठीक है, इकोनॉमिक पर्पस लाइक फूड हो सकता है, फाइबर हो सकता है, फ्यूल हो सकता है। ठीक है, इसे कहा जाता है क्रॉप। ठीक है, इसके बाद में एक स्टार डाल के लिख लेना। ईयर की अगर हम बात करते हैं तो 2 टाइप्स का होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है और सेकंड जो है आपका एग्रीकल्चर ईयर होता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 30 मार्च। ठीक है, जबकि एग्रीकल्चर ईयर 1 जुलाई टू 30 जून।
ठीक है, ये 2 वर्ड लिखिए आप। क्रॉप, ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच इज कल्टिवेटेड बाय अ फार्मर फॉर देयर इकोनॉमिक पर्पस, फूड फाइबर फ्यूल इज नोन एज अ क्रॉप। बहुत रेयरेस्ट केस है कि आपसे क्रॉप की डेफिनेशन पूछा जाए, आपकी इच्छा हो तो लिखिए। ठीक है, ये टर्म जरूर याद रखना है, फाइनेंशियल ईयर और एग्रीकल्चर ईयर। ठीक है, यार मार्च में 31 नहीं होते क्या? 31 होते हैं ना, 31 मार्च भी आता है, सॉरी 1 अप्रैल से 31 मार्च। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, हाँ मार्च नहीं आ रहा है मतलब। ठीक है, एक बार लिखिए। अगर किसी का जन्मदिन 31 मार्च को होगा तो सोचेंगे यार जन्मदिन ही हटा दिया। किसी का आता है कि 29 फरवरी को? ऐसा क्यों होता है कि फरवरी 4 साल में एक बार 29 की आती है, बाकी 28 28 की आती है? कभी सोचा आपने क्यों? हाँ, वेरी गुड, 4 साल बाद जो है वो एक दिन बन जाता है। लिख लिया ये? चलिए, इसके बाद में फर्स्ट लिखना मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग में लिखना ग्रोविंग ऑफ ओनली वन क्रॉप in a one agriculture year। इसके बाद में स्टार डाल के लिख लेना मोनोकल्चर। ठीक है, ग्रोविंग ऑफ अ क्रॉप year after year on a same field, इसको बोलते हैं हम मोनोकल्चर। ठीक है, एसआर रेड्डी के अंदर ये डेफिनेशन गलत दिया हुआ है, वहां पर मोनोकल्चर को मोनोक्रॉपिंग बताया हुआ है, मोनोक्रॉपिंग को मोनोकल्चर बताया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना है। उसके बाद में सॉलिड प्लांटिंग, या इसे कहा जाता है नोन एज सॉल प्लांटिंग, या फिर कहा जाता है सोले क्रॉपिंग, या कहा जाता है प्योर क्रॉपिंग। ठीक है, ग्रोविंग ऑफ प्योर वैरायटी ऑफ क्रॉप ऑन सर्टेन फील्ड। फर्स्ट है मोनोक्रॉपिंग, ग्रोविंग ऑफ ओनली वन क्रॉप इन वन एग्रीकल्चर ईयर इज नोन एज अ मोनोक्रॉपिंग। मोनोकल्चर का मतलब है ग्रोविंग ऑफ अ क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर ऑन अ सेम फील्ड, उसे हम बोलते हैं मोनोकल्चर। सॉलिड प्लांटिंग को कहा जाता है सोले प्लांटिंग, सोले क्रॉपिंग या प्योर क्रॉपिंग कहा जाता है। ग्रोविंग ऑफ अ प्योर वेराइटी ऑफ अ क्रॉप ऑन अ सर्टेन फील्ड, इसको क्या कहा जाता है आपका? सॉलिड प्लांटिंग कहा जाता है, या फिर सोल प्लांटिंग कहा जाता है। ठीक है, या प्योर क्रॉपिंग कहा जाता है। ठीक है, ज्योमेट्री देखिए आपने, ज्योमेट्री हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं उसको। ज्योमेट्री का नाम सुना है, बचपन में सुना होगा, सब बैग में लेके आते होंगे। तो ज्योमेट्री की जब भी हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि ज्योमेट्री के अंदर चीजें एकदम व्यवस्थित होती थी, रबड़ रखने की जगह होती थी, पेंसिल रखने की जगह होती थी ना, ऐसा ही। तो उसके बारे में भी यहाँ पर जब हम एग्रोनॉमी की बात करते हैं तो ज्योमेट्री को 2 टाइप से जाना जाता है, क्रॉप ज्योमेट्री होता है और एक प्लांट ज्योमेट्री होता है। ठीक है, किसी को पता है क्रॉप ज्योमेट्री और प्लांट ज्योमेट्री में क्या अंतर होता है? क्रॉप ज्योमेट्री और प्लांट ज्योमेट्री क्या हो भाई? पीछे अबे कुमार, क्रॉप ज्योमेट्री और प्लांट ज्योमेट्री में अंतर पता है? हाँ, थोड़ा बहुत ही तो पूछ रहे हैं, बताइए। सीक्वेंसिंग ऑफ प्लांट्स, और
वेरी गुड। मतलब क्रॉप ज्योमेट्री का मतलब ये हो गया कि जैसे हम कहते हैं कि R इंटू आर और P इंटू पी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप ज्योमेट्री कहा जाता है। और प्लांट ज्योमेट्री का मतलब है कि एक इंडिविजुअल प्लांट को कितना स्पेस अवेलेबल हो रहा है, किस पैटर्न में जो है हमने प्लांट को ग्रो किया है, वो कहलाता है आपका प्लांट ज्योमेट्री। उसको भी मेंशन कर लीजिए, एक स्टार डाल के लिखना ज्योमेट्री, ठीक है। पहले इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर फील्ड है, इस फील्ड के अंदर ये क्रॉप रो है, ठीक है। इस क्रॉप रो के अंदर हमने कुछ प्लांट्स को ग्रो किया है, ठीक। तो जब रो टू रो की बात करते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा आपका रो, ये क्या हो जाएगा रो, यानी R इंटू आर कितना है और इस प्लांट के पास और इस प्लांट के बीच की डिस्टेंस कितना है, P इंटू पी कितना है, ये तो क्या कहलाता है आपका क्रॉप ज्योमेट्री। प्लांट ज्योमेट्री का मतलब है कि इस इंडिविजुअल प्लांट को कितना स्पेस अवेलेबल हो रहा है, वो क्या कहलाता है आपका प्लांट ज्योमेट्री कहलाता है। तो प्लांट ज्योमेट्री का मतलब क्या है, स्पेस अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल प्लांट, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लांट ज्योमेट्री। क्रॉप ज्योमेट्री का मतलब क्या है, रो टू रो डिस्टेंस एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप ज्योमेट्री। सिंपल वर्ड में आपसे पूछा जा सकता है कि क्रॉप ज्योमेट्री क्या होता है और प्लांट ज्योमेट्री क्या होता है, तो एक स्टार डाल के लिख लेना ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री टू टाइप्स का होता है, एक होता है प्लांट ज्योमेट्री और एक होता है आपका क्रॉप ज्योमेट्री। प्लांट ज्योमेट्री के अंदर याद रखना है स्पेस अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल प्लांट, स्पेस अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल प्लांट, उसको हम बोलते हैं प्लांट ज्योमेट्री। जबकि क्रॉप ज्योमेट्री इंडिकेट करता है रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, ठीक है। ये दो वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी क्रॉप ज्योमेट्री की बात आएगी तो एक पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर हम रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितनी रखते हैं, वो कहलाता है उसका क्रॉप ज्योमेट्री। जबकि प्लांट ज्योमेट्री जो है स्पेस अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल प्लांट, क्या कहलाता है, प्लांट ज्योमेट्री। अरेंजमेंट ऑफ प्लांट भी बोल सकते हैं, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में हम किस तरीके से अरेंज करें, या इसको बोल सकते हैं, एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ प्लांट, यानी किस पैटर्न के अंदर जो है प्लांट्स का अरेंजमेंट है, जैसे कि स्क्वायर पैटर्न में या रेक्टेंगुलर पैटर्न में है, तो वो भी क्या कहलाता है आपका प्लांट ज्योमेट्री। स्पेस अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल प्लांट एंड अरेंजमेंट ऑफ प्लांट, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है आपका प्लांट ज्योमेट्री। क्रॉप ज्योमेट्री का मतलब है रो टू रो डिस्टेंस कितना है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना है, वो क्या कहलाता है आपका क्रॉप ज्योमेट्री। लिखा, चलिए लिखिए, लिख लिया। इसके बाद में अगला टर्म आता है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग, बी टाइप हम लिख सकते हैं, या मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करते हैं तो मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन या ग्रोविंग ऑफ टू और मोर देन टू क्रॉप्स इन वन एग्रीकल्चर ईयर ऑन अ सर्टेन फील्ड, यानी एक निश्चित खेत पर दो या दो से अधिक फसलों की खेती एक कृषि वर्ष में करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है, ठीक। ग्रोविंग ऑफ टू, और या फिर इसको ऐसे लिख लो, ग्रोविंग ऑफ टू और मोर देन टू क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को जो है हम फार्मिंग ईयर भी बोलते हैं, एग्रीकल्चर ईयर को फार्मिंग ईयर भी कहा जाता है, एग्रीकल्चर ईयर ऑन अ सर्टेन फील्ड, ऑन अ सर्टेन फील्ड। एग्रीकल्चर ईयर को जो है, एग्रीकल्चर ईयर को फार्मिंग ईयर भी कहा जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर ईयर नहीं होगा तो फार्मिंग ईयर वहां पर वर्ड मेंशन होगा, तो एग्रीकल्चर ईयर को क्या कहा जाता है, फार्मिंग ईयर। ग्रोविंग ऑफ टू और मोर देन टू क्रॉप्स इन एन एग्रीकल्चर ईयर ऑन अ सर्टेन फील्ड से हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। क्लियर है? इसको समझने के लिए ये लिखा आपने, इसके अंदर टाइप्स की हम बात करेंगे, तो टाइप्स को पहले एक बार समझते हैं फिर लिखेंगे, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ये हमारा फील्ड है, ठीक है। जनरली अगर मैं बात करूं तो सीक्वेंशियल इसके अंदर टाइप्स के अंदर एक ऐसा पैटर्न होता है जो जनरली हम फॉलो करते हैं। मान लीजिए ये खरीफ सीजन है, ये रबी सीजन है और ये समर सीजन है। हमने किसी क्रॉप की क्या किया है, यहाँ पर सोविंग किया है, यहाँ पर क्या किया है, किसी क्रॉप की सोविंग की है।
सोविंग करने के बाद उसका क्या होगा, हार्वेस्टिंग होगा। जब कंप्लीटली हार्वेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद सेकंड क्रॉप की हम क्या करते हैं, सोविंग करते हैं, फिर उसकी क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग, उसके बाद फील्ड प्रिपरेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं, सोविंग, फिर क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। यानी एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर लैंड पर एक क्रॉप की सोविंग के बाद जब उसकी कंप्लीटली हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड क्रॉप की सोविंग करते हैं। यानी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलते हैं। जैसे मान लीजिए राइस हमने यहाँ पर ग्रो किया है, राइस की जब सोविंग किया, हार्वेस्टिंग हो जाएगी, हार्वेस्टिंग करने के बाद फील्ड प्रिपरेशन करेंगे, फील्ड प्रिपरेशन करने के बाद यहाँ पर किसकी सोविंग करेंगे, वेट की सोविंग करेंगे। अगर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ठीक है तो हम क्या करेंगे, समर सीजन में भी समर मूंग भी यहाँ पर लेंगे। कब लेंगे, जब वेट की कंप्लीटली क्या हो जाएगी, हार्वेस्टिंग हो जाएगी। क्लियर हुआ। यानी हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चल रहे हैं। एक पर्टिकुलर क्रॉप जब अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेती है, अपनी ऑन्टोजेनी को कंप्लीट कर लेती है, उसी के बाद हम क्या करते हैं, सेकंड क्रॉप की सोविंग करते हैं या उसका कल्टीवेशन करते हैं। तो आपने देखा होगा कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक सीक्वेंस बोल सकते हैं। एक सीक्वेंस में चल रहा है, इसको क्या कहा जाता है, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग कहा जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि खरीफ, रबी और समर, यानी एक एग्रीकल्चर ईयर के अंदर कितनी क्रॉप को ग्रो किया हमने, 3 क्रॉप को ग्रो किया। कितनी क्रॉप को ग्रो किया, 3 क्रॉप को। यानी 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा है तो ये मोनोक्रॉपिंग का एक पार्ट है या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग का एक पार्ट है, मल्टीपल क्रॉपिंग का। क्या यहाँ पर एक क्रॉप दूसरी क्रॉप की लाइफ साइकिल को इंटरफेयर कर रही है क्या, या ओवरलैप कर रही है क्या, नहीं कर रही है। राइस को हमने ग्रो किया था, जब तक इसकी हार्वेस्टिंग नहीं होती है, जब हम सेकंड क्रॉप की सोविंग नहीं कर रहे हैं, मींस यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये नॉन ओवरलैप है। यानी ये दूसरी क्रॉप को ओवरलैप नहीं कर रही है, उसकी लाइफ साइकिल को अफेक्ट नहीं कर रही है या इंटरफेयर नहीं कर रही है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का एक टाइप है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि टाइप्स के अंदर सबसे पहले क्या जाएगा, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, या सीक्वेंशियल क्रॉपिंग को हम क्या बोलेंगे, नॉन ओवरलैपिंग कहा जाता है, नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहा जाएगा। पहला टाइप समझ में आया, इसको हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद में एक टाइप सी हो सकता है कि यदि मान लीजिए एक पर्टिकुलर फील्ड पर हम किसी क्रॉप को ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने राइस को ग्रो किया, राइस की सोविंग किया, ठीक है, राइस की हार्वेस्टिंग होगी। हार्वेस्टिंग के अंदर मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि जब हम मैच्योरिटी की बात करते हैं तो मैच्योरिटी 2 टाइप्स का होता है, एक फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी होता है और एक हार्वेस्ट मैच्योरिटी होता है। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के बारे में मैंने क्या बताया था कि एक ऐसी ग्रोथ स्टेज जिस पर जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस थे, जितने भी केमिकल चेंजेस होने थे, वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। जिसके अंदर मान लीजिए हम कहें कि कार्बोहाइड्रेट 67% बनना था तो बन चुका है, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। हार्वेस्ट मैच्योरिटी क्या है कि ऐसी ग्रोथ स्टेज जिस पर क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए क्या हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है, तैयार हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट मैच्योरिटी। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि फिजिकल मैच्योरिटी के कितने दिन बाद जो है हार्वेस्ट मैच्योरिटी आती है, तो याद रखना है 7 to 10 डेज के बाद आती है। कितने दिन बाद आती है, 7 से 10 दिन के बाद आती है। यहां तक समझे। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर किसकी, कौन सी क्रॉप ग्रो किया था, राइस ग्रो किया था। कौन सा क्रॉप गया था, राइस। राइस की सोविंग किया और राइस की हार्वेस्टिंग होनी है। लेकिन मान लीजिए हार्वेस्टिंग के पहले हम एक टर्म यूज कर सकते हैं कि अपनी फिजिकल मैच्योरिटी भी इसकी होगी। हार्वेस्टिंग से कितने दिन पहले आती है, 7 से 10 दिन पहले आती है। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया। तो जब राइस अपनी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी को अचीव कर लेगा, उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्रॉप की यहां पर सोविंग कर देंगे। यानी जब ये राइस अपनी किसको कंप्लीट कर लिया, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, और उसकी हार्वेस्टिंग के पहले दूसरी क्रॉप की मैंने यहां पर क्या कर दी है, सोविंग कर दी है, ठीक है। और इसकी हार्वेस्टिंग होने से पहले फिर हम दूसरी क्रॉप की सोविंग कर दें, तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से रिले जो एक रेस होती है, मान लीजिए हमारा टारगेट पॉइंट है, फर्स्ट कैंडिडेट आएगा, सेकंड के पास आने से पहले मतलब वो आगे आके उससे ले लेता है। यानी इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे कह सकते हैं रिले क्रॉपिंग। क्या बोल सकते हैं, रिले क्रॉपिंग। यहां आपने देखा होगा कि एक क्रॉप की हार्वेस्टिंग नहीं हो रही है, उससे पहले हम सेकंड क्रॉप की क्या कर रहे हैं, सोविंग कर रहे हैं। मींस जो सक्सीडिंग क्रॉप है, जो आने वाली क्रॉप है, वो प्रीवियस क्रॉप के इंटरफेयर कर रही है, कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रही है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहा जाता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है, ओवरलैप क्रॉपिंग किससे बोलते हैं, तो रिले क्रॉपिंग को बोलते हैं। रिले क्रॉपिंग क्या होता है, रिले क्रॉपिंग का मतलब होता है कि फर्स्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले सेकंड क्रॉप की हमें सोविंग करना है, व्हेन फर्स्ट क्रॉप या प्रीवियस क्रॉप अटेन देयर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी या अचीव देयर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। समझ में आया क्या, ठीक है। इसके बाद में तो सेकंड टाइप्स क्या हो जाएगा यहां पर, रिले क्रॉपिंग, ठीक। या रिले क्रॉपिंग को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहा जाता है। इसको हम लिखेंगे अभी डिटेल से। थर्ड इसके अंदर आता है इंटरक्रॉपिंग। क्या आता है, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर फील्ड है,
उस पर्टिकुलर फील्ड में पहले हमने ग्रो कर दिया वीट, वीट के साथ हमने ग्रो कर दिया यहां पर ग्राम, क्या ग्रो कर दिया, ग्राम, ठीक है। फिर या फिर मान लीजिए खरीफ सीजन में हमने यहां पर ग्रो किया था राइस, राइस की जब हार्वेस्टिंग हुई तो वीट और ग्राम को हमने एक साथ ग्रो कर दिया। यहां पर कितनी क्रॉप हो गई, देखा जाए तो वैसे 3 क्रॉप है, या जनरली हम बाद में कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इसको 2 ही क्रॉप कंसीडर किया जाता है। अभी आप याद रखिए कितनी क्रॉप हो रहा है, 3 क्रॉप हो रहा है। क्या ये मोनोक्रॉपिंग का पार्ट है, मल्टीपल क्रॉपिंग का पार्ट है, मल्टीपल क्रॉपिंग का पार्ट है। मींस जब 2 या 2 से अधिक क्रॉप का कल्टीवेशन हम एक सर्टेन फील्ड पर एक एग्रीकल्चर ईयर में करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। और आपका ये वाला पैटर्न भी किसका एक पार्ट है, मल्टीपल क्रॉपिंग का एक पार्ट है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि हम 2 क्रॉप को एक सीजन में एक साथ ग्रो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फिक्स रेशो होगा, कुछ ना कुछ फिक्स रेशो होगा, या इनके बीच में हम ऐड करेंगे। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है कि कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 क्रॉप साइमल्टेनियसली, एक वर्ड आता है साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ, ऑन अ सर्टेन फील्ड इन अ पर्टिकुलर रेशो और अ फिक्स अरेंजमेंट इज नोन एज अ इंटरक्रॉपिंग। अभी हम और डिटेल से पढ़ेंगे। तो इंटरक्रॉपिंग समझ में आया क्या आपको, यहां तक समझ में आया मल्टीपल क्रॉपिंग। फर्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग के अंदर सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग को हम क्या बोलते हैं, नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग क्रॉप कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि सोविंग हार्वेस्टिंग, ठीक है, फिर सोविंग और फिर हार्वेस्टिंग, सेकेंड क्रॉप। या फिर हम लिख सकते हैं, आप एक बार लिखिएगा इसको, पहले वाला लिख लिया क्या आपने, ये वाला पार्ट लिख लिया, लिखा है क्या, ये लिखो यार, लिखा है नहीं लिखा, लिखिए एक बार। मल्टीपल क्रॉपिंग, ग्रोविंग ऑफ 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स इन एन एग्रीकल्चर ईयर ऑन अ सर्टेन फील्ड। टाइप्स के अंदर सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, और एक और लिख लेना मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। चारों टाइप्स लिखो, फिर हम डिटेल्स में पढ़ते हैं इनको। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग और नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग या फिर ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहा जाता है, इंटर क्रॉपिंग, और फोर्थ होता है आपका मिक्स क्रॉपिंग। लिखा ये, लिखो लिखो लिखो। राजस्थान में रिले क्रॉपिंग कौन से एरिया में फॉलो की जाती है, जहां पर मेनली राइस का कल्टीवेशन किया जाता है वहां पर रिले क्रॉपिंग फॉलो की जाती है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जहां जहां राइस का कल्टीवेशन किया जाता है वहां वहीं हम रिले क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है। किस लिए करते हैं, टाइम सेविंग के लिए, ठीक है। और तो ये क्या हम वीट के केस में ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या, या फिर सोयाबीन के केस में ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या। आपने नाम भी सुना होगा पेरा और उतेरा जो है, जहां पर राइस का कल्टीवेशन किया जाता है मेन्यू। उसका एक प्रमुख रीजन ये है कि राइस का जब हम कल्टीवेशन करते हैं तो फील्ड के अंदर जब फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर होता है तब भी फील्ड के अंदर मॉइस्चर रिमेन रहता है, यानी रेजिडुअल मॉइस्चर राइस के फील्ड में रहता है। तो इस केस के अंदर हम शॉर्ट ड्यूरेशन जो लेग्यूम क्रॉप्स होती है, जैसे मेनली हम लेथाइरस की बात करते हैं या कुछ पल्सेस की बात करते हैं, तो उनकी हम ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं। रेजिडुअल मॉइस्चर का यूटिलाइजेशन करते हुए वो क्या करती है, सीड जर्मिनेट करती है। इस वजह से कहा जाता है कि जहां जहां राइस का कल्टीवेशन किया जाता है वहां वहां हम रिले क्रॉपिंग को ग्रो कर सकते हैं, बाद में पढ़ेंगे। चलिए, फर्स्ट है सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग इसे कहा जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स इन एन एग्रीकल्चर ईयर, on a certain field in a particular sequence, उसे क्या कहा जाता है, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। माइंड में अगर आपको क्लिक है कि सीक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या होता है तो उसकी डेफिनेशन लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, अगर आपको क्लियर है तो, ठीक है। और आप चाहते हो कि डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हो, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स इन एन एग्रीकल्चर ईयर, यहां तक तो बात आ गई फील्ड तक। तो ये किसकी बात कर रहा है, मल्टीपल क्रॉपिंग की बात कर रहा है। वर्ड क्या लगा दिया, इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, ठीक है। विदाउट, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है पीछे, विदाउट या विद मेंटेनिंग दी, विद
मेंटेनिंग दी soil fertility, soil fertility। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग के अंदर मेनली ध्यान रखा जाता है कि एक क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद दूसरी क्रॉप की सोविंग करना क्या कहलाता है, सिक्वेंशियल करा जाता है। लेकिन अगर हम एक एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिक्वेंशियल क्रॉपिंग के अंदर जनरली हमें ऐसी क्रॉप्स को इन्वॉल्व करना है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को इस तरीके से फॉलो करना है ताकि हमारा जो सोइल का फर्टिलिटी लेवल है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। जैसे मान लीजिए खरीफ सीजन के अंदर हमने सीरियल ग्रो किया है, तो रबी सीजन के अंदर हमारा ये उद्देश्य बनता है कि हमें लेग्यूम क्रॉप को या पल्स क्रॉप को ग्रो करना है ताकि उसके नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा हो, सोइल की फर्टिलिटी कंडीशन इंप्रूव हो। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रहेगी। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग या इसे क्या कहा जाता है, नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहा जाता है। ठीक है, लिखा है यहां तक। कल्टीवेशन ऑफ, हाँ, cultivation of 2 or more than 2 crops in an agriculture year on a certain field in a particular sequence with maintaining the soil fertility। ठीक है, इसके बाद में सेकंड आता है आपका रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग के अंदर लिखना कल्टीवेशन ऑफ 2 or more than 2 crops in an agriculture year, in an agriculture year, in an agriculture year on a certain field। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसमें याद रखना है, सोविंग ऑफ सेकेंड क्रॉप, या ब्रैकेट में लिख देना सक्सेडिंग क्रॉप बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ फर्स्ट क्रॉप, या ब्रैकेट में लिख लेना प्रीवियस क्रॉप when previous crop achieve their physiological maturity। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स इन एन एग्रीकल्चर ईयर ऑन अ सर्टेन फील्ड, ये लाइन बता रहा है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग का एक प्रकार है। सोविंग ऑफ द सेकंड क्रॉप, यानी सेकंड क्रॉप की हमें सोविंग करना है, यानी सक्सीडिंग क्रॉप, यानी आने वाली क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, सेकंड क्रॉप या सक्सीडिंग क्रॉप, बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ फर्स्ट क्रॉप, प्रीवियस क्रॉप है ना, व्हेन द प्रीवियस क्रॉप अचीव देयर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। इस प्रकार के पैटर्न को क्या कहा जाता है, रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। ठीक है, एक डायग्राम आप बना लीजिएगा, राइस, एज का मतलब क्या हो जाएगा, सोविंग, एज का मतलब क्या हो जाएगा, हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग के पहले क्या आता है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। ठीक है, लेथाइरस, known as a overlapping crop। ठीक है, रिले क्रॉपिंग में जर्मिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी क्या, अभी हम समझेंगे जर्मिनेशन में प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी, उसके बारे में भी हम समझेंगे। कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स ऑन एन एग्रीकल्चर ईयर on a certain field, sowing of second crop, succeeding crop before the harvesting of first crop, previous crop when the previous crop achieve their physiological maturity। समझ में आया यहां तक, यानी फर्स्ट क्रॉप की हमने सोविंग किया और उसकी हार्वेस्टिंग से पहले ये क्या हो गया आपका प्रीवियस क्रॉप,
सेकंड क्रॉप क्या हो जाएगी आपकी सक्सीडिंग क्रॉप। सक्सीडिंग क्रॉप की हम क्या कर रहे हैं, सोविंग कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप, व्हेन द प्रीवियस क्रॉप अचीव देयर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। ये वर्ड जरूर याद रखना है, क्या, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी को जब पहली क्रॉप अचीव कर लेगा उसी के बाद हम क्या करते हैं, सेकंड क्रॉप की सोविंग करते हैं। नोन एज अ ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि सेकंड क्रॉप फर्स्ट क्रॉप के ड्यूरेशन को क्या करती है, इंटरफेयर करती है, लाइफ साइकिल को प्रभावित करती है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहा जाता है। समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद में एक दो चीजें या एक दो पॉइंट और लिख लीजिए, फिर हम समझते हैं कि जर्मिनेशन को अफेक्ट करता है या नहीं करता है। नॉन एज अ पैरा इन पंजाब एंड उतेरा, उतेरा तो कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और पेरा कहा जाता है पंजाब और बिहार में, ठीक है, बिहार और पंजाब में क्या कहा जाता है, पेरा कहा जाता है, जबकि उतेरा छत्तीसगढ़ और एमपी में कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है, उतेरा कहा जाता है। यानी जो सेकंड क्रॉप की आप सोविंग करते हो, ब्रॉडकास्टिंग करते हो, उसको क्या कहा जाता है, पेरा या उतेरा कहा जाता है। इसको कैसे याद रखना है, पी से क्या हो जाएगा आपका पंजाब, पंजाब को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पीबी लिखते हैं, पीछे क्या रहा है, बी वर्ड आ रहा है, यानी बिहार। तो पंजाब और बिहार में रिले क्रॉपिंग को क्या कहा जाता है, पेरा कहा जाता है। ये बहुत कंफ्यूजन करता है, पेरा कहां कहा जाता है और उतेरा कहां कहा जाता है ना। तो पेरा कहा जाता है पंजाब और बिहार में, उतेरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है, यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देखो मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमें एडिशनल बेनिफिट तो लेना ही है, लेकिन सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव जो यहां पर होता है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ रेजिडुअल मॉइस्चर, रेजिडुअल मॉइस्चर। मैंने आपको ड्रॉट जब पढ़ाया था या फिर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जब हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर एक टर्म बताया था, कंटिंजेंट क्रॉप। नाम सुना था कंटिंजेंट क्रॉप का, क्या होता है कंटिंजेंट क्रॉप, कौन बताएगा। जब मेन क्रॉप फेल हो जाए तो शॉर्ट ड्यूरेशन की सेकंड क्रॉप को ग्रो करते हैं। वहां पर क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है और यहां पर क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है। देखो वहां पर क्या है कि कॉन्टिंजेंट क्रॉप का मतलब क्या होता है कि एबनॉर्मल वेदर कंडीशन के अंदर या एबनॉर्मल फेलियर ऑफ रेनफॉल की वजह से जब हमारी मेन क्रॉप फेल हो जाती है, तो हम शॉर्ट ड्यूरेशन की एक क्रॉप को ग्रो करते हैं, जो क्या करता है, मेन क्रॉप के लिए जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन किया था, यानी रेजिडुअल फर्टिलाइजर जो थे उनका यूटिलाइजेशन करे। तो कॉन्टिंजेंट क्रॉप में तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ रेजिडुअल फर्टिलाइजर, जबकि आपके रिले क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ रेजिडुअल मॉइस्चर मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट याद रखना है, एक एसएस बेंस करके हुए थे इलाहाबाद के डॉक्टर शेर सिंह बेंस, ठीक है, शेर सिंह बेंस ने एक रिले दिया था, ठीक है, एक 4 क्रॉप का सीक्वेंसिंग दिया था, उन्होंने ग्रो किया सबसे पहले मेज को, फिर पोटैटो को, फिर व्हीट को और फिर मूंग को। ठीक है, आपकी बुक्स के अंदर मूंग को पहले शो किया गया है, ठीक है, लेकिन हम एग्रीकल्चर ईयर से स्टार्ट करते हैं, यानी जुलाई से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर मेज होगा। आप अरुण कात्यायन वगैरह ये बुक देखोगे तो वहां पर मूंग को पहले दिया हुआ है, लेकिन हम मूंग को पहले नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर ईयर ही कभी स्टार्ट होता है, 1 जुलाई को। यानी हमने खरीफ में अर्ली सीजन में जून के बाद या जुलाई फर्स्ट वीक में किसकी सोविंग कर दी, मेज की जल्दी अर्ली हार्वेस्टिंग करके एंड ऑफ सितंबर के अंदर, ठीक है, स्वीट कॉर्न या जो भी समझ सकते हैं उसकी हार्वेस्टिंग किया, और फिर किसका कल्टीवेशन कर दिया, पोटैटो का। पोटैटो की हार्वेस्टिंग हमने एंड ऑफ दिसंबर के अंदर कर लिया, और लेट सोविंग व्हीट की क्या कर दी, बुआई कर दी। ठीक है, उसके बाद में मूंग, यानी मूंग जो हमने ब्रॉडकास्ट कर दिए। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि सर आप तो बोल रहे थे कि राइस के फील्ड में ही हम केवल रिले क्रॉपिंग करते हैं, यहां पर ये कैसे पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल है कि जो मेज की हम R/P की बात करते हैं, ठीक है, तो लगभग वो 60x45 या 60x30 हम रखते हैं, यानी उसकी जो रो होती है उसके बीच में हम क्या करेंगे, पोटैटो का ट्यूबर फॉर्मेशन के रूप में हम सोविंग करते हैं, यानी ट्यूबर्स की हम प्लांटिंग करते हैं। तो उस मेज की रो के बीच में हम किसकी प्लांटिंग कर देते हैं, ट्यूबर की, जब मेज क्या कर लेगा, अपना फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी को अचीव कर लेगा। ठीक है, पोटैटो की लाइंस के बीच में हम जो है क्या कर देंगे, व्हीट की सोविंग कर देंगे सीड ड्रिल के माध्यम से। फिर उसके बाद में जब व्हीट की हार्वेस्टिंग होगी उससे पहले हम मूंग का क्या कर देंगे, ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे। बहुत रेयरेस्ट केस है कि आपसे सीक्वेंस पूछा जाएगा और इन साइंटिस्ट का नाम पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखना है, डॉक्टर शेर सिंह बेंस जो है वो किसके लिए फेमस हुए, इन्होंने एक रिले क्रॉप्स के बारे में बताया था, मेज, पोटैटो, व्हीट और मूंग के सीक्वेंसिंग के बारे में बताया था। क्लियर है।
ये आपको याद रखना है रिले क्रॉपिंग के अंदर। सबसे पहली चीज रिले क्रॉपिंग क्या होता है, फर्स्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले सेकंड क्रॉप की सोविंग करना। ठीक है, जब पहली क्रॉप अपनी किसको अचीव कर ले, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी को। ठीक है, यही यहाँ पर बताया गया है। इसको ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहा जाता है। पेरा कहाँ कहा जाता है, पंजाब और बिहार के अंदर कहा जाता है। उतेरा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कहा जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ रेजिडुअल मॉइस्चर। डॉक्टर शेर सिंह बेंस ने जो है एक टर्म दिया था, मतलब एक रिले क्रॉप्स के बारे में बताया था। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये लिख लिया आपने, एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, आपने एक टर्म का नाम सुना होगा रेटूनिंग। रेटूनिंग का नाम सुना है? अब तक जो भी हमने मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में बात किया है, मल्टीपल क्रॉपिंग के कौन से पार्ट के अंदर आप रेटून को इन्वॉल्व करोगे या रेटूनिंग क्रॉप को इन्वॉल्व करोगे? पहली चीज तो रेटूनिंग क्या होता है उसके बारे में बताइए। अरे बताओ यार, अरे तुम यूजी किए हो बच्चे हो यार, अगर तुम अभी नहीं बोलोगे तो जो भी आए मन में वो बताइए। रेटूनिंग क्या होता है? क्या अरे तुम ऐसे तो बहुत बोलते हो रे हैं? अमन, रेटूनिंग क्या होता है? हैं? निराश कर देते हो यार। शुगर केन की, हाँ चलिए ठीक है, अब मैं जो समझा वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये लिख लिया आप लोगों ने, लिखो इसको। रेजिडियल क्रॉप से न्यू क्रॉप लेना, राइजिंग अ क्रॉप विद रीग्रोथ, ये भी अच्छा टर्म इन्होंने बताया, राइजिंग अ क्रॉप विद रीग्रोथ, है ना। चलिए जल्दी लिखो इसको। लिख लिया? चलिए, एक टर्म होता है रेटून या रेटूनिंग। रेटून या इसे कहा जाता है रेटूनिंग। रेटून या रेटूनिंग जनरली हम शुगर केन के केस में बात करते हैं, ठीक है, लेकिन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर आप देखना परमनेट भी वहां पर मेंशन होगा और आपका सोरगम भी होगा। अभी मैं बताऊंगा कि परमनेट और सोरगम की किस तरीके से रेटूनिंग हम लेते हैं। शुगर केन के केस में क्या होता है या रेटूनिंग क्या होता है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर फील्ड पर आप किसी पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करते हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्रॉप का एक ड्यूरेशन जब कंप्लीट हो जाता है, यानी जब उसकी हम कंप्लीटली हार्वेस्टिंग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कंप्लीटली हार्वेस्ट कर लेंगे, जब वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेती है, लेकिन उसका फील्ड में कुछ स्टेबल्स क्या बच जाएंगे, रिमेनिंग बच जाएंगे। स्टेबल्स क्या होंगे, यानी उसका अवशेष जो है वो फील्ड में रिमेन रहेगा। फिर इसी से वापस क्या होना, रीग्रोथ होना, ठीक है। रीग्रोथ फ्रॉम स्टेबल्स या रेजिडुअल पार्ट ऑफ द प्लांट इन अ फील्ड इज नोन एज अ रेटूनिंग, उसे क्या कहा जाता है, रेटूनिंग कहा जाता है। समझ में आया? जैसे शुगर केन का कहा था, तो शुगर केन के पूरे सेट को हमने यहां से कट कर दिया, लेकिन वन सेट जो है हमने ग्राउंड लेवल पर रिमेन कर दिया। उसके बाद इसको फर्टिलाइज करेंगे, वापस जो है इरिगेशन देंगे, तो ये वापस क्या करेगा, अपनी रीग्रोथ करेगा। उसके बाद वापस क्या बनेगी, नई क्रॉप बनेगी। क्लियर हुआ? कहने का मतलब मेरा क्वेश्चन जो है आपसे कि जो ये रेटूनिंग है वो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग के अंदर आएगा या रिले क्रॉपिंग के अंदर आएगा? प्रश्न जो है मेरा, ये सीक्वेंशियल क्रॉपिंग के अंदर आएगा या रिले क्रॉपिंग के अंदर आएगा? बताओ। चलो, ए ऑप्शन है आपका सीक्वेंशियल के लिए और बी ऑप्शन है आपका रिले के लिए, और सी ऑप्शन है इन दोनों में नहीं आएगा है? या डी ऑप्शन है कि इन तीनों में आएगा? अब बताओ किस में आएगा? वेरी गुड, किस में आएगा, रिले। ये आपका थोड़ा गलत फहमी है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग का मतलब होता है जब फर्स्ट क्रॉप की लाइफ साइकिल कंप्लीटली क्या हो जाएगी, मतलब फर्स्ट क्रॉप की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाए, उसी के बाद में सेकंड क्रॉप को स्टार्ट होना, वो क्या कहलाता है आपका, सीक्वेंशियल। आप देखो यहाँ शुगर केन पहले अपनी लाइफ साइकिल को क्या कर चुका है, कंप्लीट कर चुका है, उसके बाद में जो है सेकंड जो है स्टार्ट हो रहा है, उसकी लाइफ साइकिल सेकेंडली स्टार्ट हो रही है, तो ये किसका पार्ट है आपका, सीक्वेंशियल का पार्ट है, न कि आपका रिले क्रॉपिंग का। रिले का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले सेकंड क्रॉप की सोविंग करना, जब वो अपनी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी को अचीव कर ले। लेकिन यहाँ तो शुगर केन ने अपनी हार्वेस्ट मैच्योरिटी को अचीव किया है, कट किया है, उसके बाद में जो है हम नई क्रॉप जो है वो ग्रोथ हो रही है, तो ये क्या है आपका रेटूनिंग जो है किसका एक पार्ट है, सीक्वेंशियल का। एक स्टार डाल के लिख लेना कि रेटूनिंग इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। रेटूनिंग इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। इसके अलावा एक और चीज आपको यहां पर ध्यान देने की है, परमलेट और सोरगम। जब ड्राईलैंड एग्रीकल्चर आप पढ़ोगे तो परमलेट और सोरगम जो है इनकी भी हम रेटूनिंग करते हैं। अगर ऑप्शन में शुगर केन नहीं हो और परमलेट और सोरगम हो तो आपका राइट आंसर जो है परमलेट सोरगम होगा। किस कंडीशन में,
ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर क्वेश्चन अगर आए कि इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर विच क्रॉप नोन एज या विच क्रॉप फेमस फॉर रेटूनिंग, परमलेट या सोरगम में से एक भी अगर ऑप्शन में हो तो आपको टिक करना है। इसका रीजन क्या है कि जब परमलेट का इकोनॉमिक पोर्शन यानी फर्स्ट लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, फील्ड के अंदर कुछ स्टेबल्स रिमेन छोड़ देते हैं। उसके अंदर अगर पॉसिबल हुआ या रेनफॉल हुआ या मॉइस्चर अवेलेबल है तो हम इरिगेट कर सकते हैं, वैसे इरिगेट नहीं करते हैं क्योंकि वो रेनफेड एग्रीकल्चर है, टोटली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल। लेकिन इसकी वापस क्या हो जाती है, रीग्रोथ हो जाती है। रीग्रोथ होने के बाद इस प्लांट का यूज हम एनिमल्स की फीडिंग के अंदर करते हैं, यानी एज अ फोडर क्रॉप के रूप में करते हैं, फोरेज क्रॉप के रूप में करते हैं। इसलिए परमलेट और सोरगम जो है किसका एक पार्ट है, रेटूनिंग का एक पार्ट है। क्लियर हुआ क्या, किसके अंदर, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर या रेनफेड एग्रीकल्चर के अंदर। तो आप पहले एक स्टार डाल के लिखना, रेटूनिंग इज अ टाइप ऑफ सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। ठीक है, रेटूनिंग इज अ टाइप ऑफ सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। ये हम पढ़ेंगे रेटूनिंग क्या होता है, गार्ड क्रॉप क्या होता है, नट्स क्रॉप क्या होती है। ठीक है, सारी चीजों के बारे में एक बार आप ये लिखिए। रिले क्रॉपिंग हो गया, उसके बाद में है आपका इंटर क्रॉपिंग ना। इंटर क्रॉपिंग के पहले मिक्स क्रॉपिंग को पढ़ लेते हैं, लिख लिया ये। चलिए, थर्ड आता है आपका मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग की जब भी हम बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट हुए ला फ्लिट्स करके। कौन थे, ला फ्लिट्स। ला फ्लिट्स ने सन 1928 के अंदर साइंटिफिक मेथड दिया मिक्स क्रॉपिंग का। मिक्स क्रॉपिंग आपसे नाम से इंडिकेट हो रहा है मिक्स क्रॉपिंग, यानी हमें क्या करना है, दो डिफरेंट क्रॉप्स लेनी है, जैसे एक ए हो गया और दूसरी हो गई आपकी बी क्रॉप। इन दोनों क्रॉप के सीड को क्या करना है, मिक्स करना है, और मिक्स करके क्या करना है, ब्रॉडकास्टिंग करना है। तो इसे क्या कहा जाता है, आपका मिक्स क्रॉपिंग। वर्ड इंडिकेट कर रहा है मिक्स क्रॉपिंग, यानी दो क्रॉप को मिक्स करके, यानी उनको सीड को मिक्सचर करके हमें क्या करना है, ब्रॉडकास्टिंग करना है, उसे क्या कहा जाता है, मिक्स क्रॉपिंग। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग इतना फेमस नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है कि यदि हम दो क्रॉप के सीड को मिक्स करके अगर बोते हैं, उनकी सोविंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर इंटरकल्चरल ऑपरेशन करने के लिए उनकी हार्वेस्टिंग क्या है, सबसे मेन समस्या होती है, मेन प्रॉब्लम होती है। लेकिन पुराने जमाने में 1928 के वक्त जब इतना साइंटिफिक एग्रीकल्चर नहीं था तो लोग अपने सब्सटेंस के लिए, जीवन निर्वाह के लिए क्या करते थे, मिक्स क्रॉपिंग का यूज करते थे। एनिमल फीडिंग के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए क्या करते थे, मिक्स क्रॉपिंग करते थे। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पहला वर्ड कि मिक्स क्रॉपिंग जो है टर्म किसने दिया या इसका फादर किसे कहा जाता है, तो ला फ्लिट्स। कब दिया था, 1928 में। मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, ग्रोविंग ऑफ या मिक्सिंग ऑफ टू क्रॉप सीड, ग्रोविंग ऑफ two crops by mixing the seeds through broadcasting। मेन पर्पज जो है सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस को कहा जाता है जीवन निर्वाह। ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग टर्म गिवन बाय, या लिख लेना आगे टर्म, या फिर इसको कहा जाता है फादर, या इन्होंने जो है साइंटिफिक मेथड ऑफ मिक्स क्रॉपिंग किया था, साइंटिफिक मेथड ऑफ यानी मिक्स क्रॉपिंग। ठीक है, वर्ड याद रखना है ला फ्लिट्स 1928, या तो इन्होंने टर्म बोल सकते हो, फादर बोल सकते हो, या फिर साइंटिफिक मेथड ऑफ मिक्स क्रॉपिंग किसने दिया है, ला फ्लिट्स ने। जब भी मिक्स क्रॉपिंग की बात आएगी किसका नाम याद रखना है, ला फ्लिट्स का नाम याद रखना है। वर्ड से क्या इंडिकेट हो रहा है, मिक्स क्रॉपिंग, यानी दो क्रॉप के सीड को मिक्स करके हमें क्या करना है, ब्रॉडकास्टिंग करना है, उसे क्या कहा जाता है, मिक्स क्रॉपिंग कहा जाता है। मिक्स क्रॉपिंग का मेन पर्पज क्या है, सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस को हिंदी में कहा जाता है जीवन निर्वाह। क्या कहा जाता है, जीवन निर्वाह। एक वर्ड आपने सुना होगा मिक्स फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स क्रॉपिंग और मिक्स फार्मिंग में किस बात का अंतर है, मिक्स क्रॉपिंग और मिक्स फार्मिंग में किस बात का अंतर है, फार्मिंग के अंदर, वेरी गुड। फार्मिंग का मतलब होता है, यहां पर हम बात करते हैं कि जब दो या दो से अधिक एंटरप्राइजेस को एक पर्टिकुलर फील्ड पर फॉलो किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स फार्मिंग। जबकि दो या दो क्रॉप को एक साथ मिक्स करके, सीड को मिक्स करके जब हम प्लांटिंग करते हैं या ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स क्रॉपिंग कहा जाता है।
मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर दो या दो से अधिक एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में सर बताएंगे कि एंटरप्राइजेस वो कोई भी यूनिट जिससे कि इनकम जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्राइजेस कहा जाता है। ठीक है, तो मिक्स क्रॉपिंग के अंदर क्रॉप कल्टीवेशन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिश कल्चर हो गया, तो ये सभी हमारे लिए क्या है, एंटरप्राइजेस हैं। जब हम दो या दो से अधिक एंटरप्राइजेस को एक साथ फॉलो करते हैं फील्ड पर तो क्या कहलाता है आपका, मिक्स फार्मिंग कहलाता है। जबकि मिक्स क्रॉपिंग का मतलब क्या है, कल्टीवेशन ऑफ टू और मोर देन टू क्रॉप्स, या फिर हम सिंपल वर्ड में याद रखेंगे दो क्रॉप्स को हम ग्रो कर रहे हैं, उनके सीड को मिक्स करके बाई ब्रॉडकास्टिंग मेथड। और इसका मेन पर्पज क्या है आपका, सब्सिस्टेंस। आज की इस क्लास के अंदर हमने बात किया है कि क्रॉप क्या होता है, क्रॉप क्या होता है। ठीक है, क्रॉपिंग, इसके अंदर हमने एग्रीकल्चर ईयर, फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात किया। फिर मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, मोनोकल्चर क्या होता है, सॉलिड प्लांटिंग क्या होता है या सोल प्लांटिंग क्या होता है, प्योर क्रॉपिंग क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या है, रिले क्रॉपिंग क्या है, ओवरलैपिंग किसे कहा जाता है, नॉन ओवरलैपिंग किसे कहा जाता है, किसके अंदर जो है रेजिडुअल मॉइस्चर यूटिलाइजेशन मेन पर्पज होता है, किसके अंदर जो है सब्सटेंस जो है मेन पर्पज होता है, कौन सी क्रॉपिंग के अंदर जो है रेजिडुअल फर्टिलाइजर यूटिलाइजेशन जो है मेन पर्पज होता है। इन सब टर्मों के बारे में हमने बात किया है। कल की क्लास के अंदर हम इंटरक्रॉपिंग के बारे में बात करेंगे, फिर क्रॉपिंग सिस्टम यानी क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, कुछ इनके अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है, क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड क्या होता है, रिलेटिव यील्ड टोटल क्या होता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए जी, थैंक यू। ये साउंड बड़ा खतरनाक निकलता है, मॉडिफाई किया। ठीक है, क्या हुआ, किसी को कोई कंफ्यूजन? पीछे कतार में तो बैठे हुए लोग हैं, कतार बोलते हैं पंक्ति बोलते हैं, पंक्ति। चलिए अब क्या करना है, आपका नाम टाइप करना है, इधर ही करूँ टाइप। मनुष्य जो है अपने जीवन में अपना नाम लिखना नहीं भूल सकता है, उसमें एक्सपर्टाइज जो है वो बचपन से हो जाता है। जब उसके पास स्लेट होती है तो टीचर भी जो उसका नाम लिखना सिखाता है। मैग्नीशियम इज अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, ये क्या लिखा है, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन। मैग्नीशियम इज अ कंपोनेंट ऑफ, क्लोरोफिल का तो कंपोनेंट है पहली चीज। साइटोक्रोम की अगर मैं बात करता हूं तो साइटोक्रोम पाया जाता है आपके क्लोरोफिल के अंदर, जो कि आपने सुना होगा फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 या साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, यानी उसका भी एक पार्ट है। थर्ड है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन थोड़ा सोचना पड़ेगा, एक बार मैं कंफर्मेशन करके आपको बता दूंगा। और हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन मेरे ख्याल से लिक्विड ब्लड जहां पर पाया जाता है उसको हम हीमोसाइट्स या हीमोसाइनिन बोलते हैं। पीछे वाली जो दो चीजें हैं मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, इन दोनों को मैं कंफर्म करके बताऊंगा। अगर ये चारों ऑप्शन में हो, अगर ये चारों ऑप्शन में हो तो आपका क्लोरोफिल जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि क्लोरोफिल की जो पोरफायरिन स्ट्रक्चर होती है। हाँ बोलो, ये मैंने गलती कर दी, एक बार पहले पूछना है। किसमें किसमें IRI टॉपर्स, उसमें क्या दी? हाँ हाँ, डी ऑप्शन दे, हीमोसाइनिन दे रखा है, कॉपर होता है। अब देखो IRI टॉपर्स में जो PDF आती है ना, वो कहाँ से आती है मैं उसको बताता हूँ। IRI टॉपर्स में PDF आती है, जैसे अबे ने इस बार JRF का एग्जाम दिया है, ठीक है, और माना कि, सुनो, माना दिया है, ये जो ICR की जो आंसर की आती है उसके अंदर B ऑप्शन, C ऑप्शन इस तरीके से मेंशन होता है। ठीक है, आपने भी दिया है इस बार मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो उसमें आपको भी आया होगा C ऑप्शन दिया है, D ऑप्शन दिया है, तो वो क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं वहां पर। तो ठीक है, इसका राइट आंसर अगर पूछा जाए तो क्लोरोफिल के अंदर जो है मेनली मेन कंस्टिट्यूएंट का काम करता है मैग्नीशियम। फिर भी मैं ये क्वेश्चन जो है इसको मैं ले जाता हूँ और समीर सर से एक बार पूछ लूंगा कि ये हीमोसाइनिन का भी एक पार्ट होता है। पेज ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, चलो मैं फोटो खींच लेता हूँ, क्योंकि एक पेज को बनाने में न जाने कितने पेड़ों ने कुर्बानी दी होगी। वृक्ष अमृत अवार्ड जो है, नाम सुना है वृक्ष अमृत अवार्ड? किसकी मतलब किसकी स्मृति में दिया जाता है वृक्ष अमृत अवार्ड? वेरी गुड, अमृता देवी विष्णु।